टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ केविन फ्लिन अपने 7 साल के बेटे सैम को एक बेहद अद्भुत कहानी सुना रहे थे। केविन ने बताया कि एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो पूरी तरह डिजिटल है। उस दुनिया को उन्होंने उनके साथी क्लू और कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रॉन ने मिलकर बनाया था। केविन का कहना था कि उस डिजिटल दुनिया में उन्होंने एक ऐसा चमत्कार देखा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सैम की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, पापा वो चमत्कार क्या था? लेकिन केविन मुस्कुराए और बोले, वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, अब सोने का समय हो गया है। हालांकि काम पर जाने से पहले केविन ने अपने बेटे से वादा किया कि अगले दिन वे उसे गेम आर्केड घुमाने ले जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने एक सिक्का उसकी ओर उछाल दिया। लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। अचानक खबरों और टीवी चैनलों पर एक ही समाचार छा गया। केविन फ्लिन रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। उनके गायब होने की खबर पूरे देश में फैल गई। जिस कंपनी का वे नेतृत्व कर रहे थे उसका भविष्य अनिश्चितता में डूब गया। केविन के सबसे करीबी दोस्त एलन ब्रैडली का मानना था कि केविन कहीं खोए नहीं है। वे किसी बड़े सपने का पीछा कर रहे हैं और शायद किसी ऐसी अद्भुत खोज में लगे हैं जिसके बारे में दुनिया अब भी कुछ नहीं जानती। लेकिन एलन की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उधर सैम की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी मां का कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था और अब उसके पिता भी गायब थे। समय बीता गया। करीब 20 साल बाद सैम अब बड़ी हो चुकी थी। वह एनकॉम कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बन चुकी थी। एक रात वह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एनकॉम की विशाल इमारत की ओर निकल पड़ी। चुपके से इमारत के अंदर घुसते हुए उसने सुरक्षा कैमरों से खुद को बचाया और ऊपर स्थित एक सर्वर रूम तक पहुंच गई। उसका निशाना था कंपनी का नया ऑपरेटिंग सिस्टम OS 12। उसी समय दूसरी ओर कंपनी की एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग चल रही थी। कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष रिचर्ड मैके सभी अधिकारियों के सामने OS 12 की खूबियां बता रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि इस सिस्टम को पहले लोगों के लिए मुफ्त रखने की योजना थी, लेकिन अब इसे पैसों में बेचा जाएगा क्योंकि यह दुनिया के सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयरों में से एक है। लेकिन रिचर्ड को नहीं पता था कि उसी समय सैम अपना खेल खेल चुकी है। सैम ने कंपनी के सिस्टम में घुसकर OS 12 को पूरी दुनिया के लिए मुफ्त में जारी कर दिया। जैसे ही यह हुआ, एक सुरक्षा गार्ड को घुसपैठ का पता चल गया। गार्ड तुरंत उसके पीछे दौड़ा और पीछा करते करते इमारत की छत तक पहुंच गया। तभी सैम ने सबको अपना असली परिचय दिया। उसने बताया कि वह इसी कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक है और फिर सबकी आंखों के सामने वह इमारत से नीचे कूद गई। सौभाग्य से उसके पास पैराशूट था जिसकी मदद से वह सुरक्षित जमीन पर उतर गई। लेकिन जैसे ही वह अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंचने वाली थी, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अवैध रूप से कंपनी में घुसने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बेचारी ने पैराशूट का इतना शानदार इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर में पुलिस से फिर भी नहीं बच सकी। कुछ घंटों बाद जमानत मिलने पर सैम अपने घर लौट आई। उसका घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक पुराने मालवाहक कंटेनर को बदलकर बनाया गया अपार्टमेंट था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि एलन उसका इंतजार कर रहा है। एलन ने मुस्कुराते हुए उसकी इस शरारत की तारीफ की। तब पता चला कि आज वही दिन था जिस दिन केविन फ्लिन रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे। हर साल इस तारीख पर सैम कुछ न कुछ ऐसा करती थी जिससे कंपनी के अधिकारियों की परेशानी बढ़ जाए। इसके बाद सैम ने एलन की तरफ देखा और पूछा, आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? और यहीं से कहानी एक नया और रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी। एलन ने सैम को एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसे केविन के पुराने गेम आर्केड ऑफिस से एक रहस्यमयी सिग्नल मिला है। हैरानी की बात यह थी कि उस ऑफिस का कनेक्शन करीब 20 साल पहले ही बंद हो चुका था। फिर एलन ने सैम को एक पुरानी घटना याद दिलाई। केविन के गायब होने से सिर्फ 2 दिन पहले वह एलन के पास आए थे और दावा किया था कि उन्होंने क्वांटम टेलीपोर्टेशन का रहस्य सुलझा लिया है, यानी किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंचाने वाली तकनीक। एलन ने सैम को गेम आर्केड की चाबी दी और कहा, मुझे लगता है तुम्हें वहां जाकर खुद देखना चाहिए। सैम को यह सब सुनकर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आखिरकार वह उस पुराने गेम आर्केड की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने पूरी जगह की तलाशी ली। तभी उसे कुछ गेम मशीनों के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता एक बंद कंट्रोल रूम तक जाता था जिसे शायद कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। कमरे के अंदर पहुंचकर सैम वहां मौजूद कंप्यूटरों की जांच करने लगी, लेकिन तभी अनजाने में उससे एक बटन सक्रिय हो गया। उसके पीछे मौजूद एक अजीब डिजिटल लेजर मशीन चालू हो गई। सैम कुछ समझ पाती उससे पहले ही लेजर की एक तेज रोशनी उस पर पड़ी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर रोशनी में बदल गया और वह अचानक गायब हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह पूरी तरह एक नई दुनिया में थी। घबराई हुई सैम इधर उधर देखने लगी। यह जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। चारों तरफ चमकती हुई इमारतें, अजीब तकनीक और अनजान वातावरण था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहां आ गई है। तभी अचानक एक विशाल उड़ने वाली मशीन ने उसे पहचान लिया। कुछ ही सेकंड में उसे पकड़कर अपने अंदर खींच लिया गया। उस उड़ने वाले यान के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले प्रोग्राम मौजूद थे। वे सैम और बाकी कंप्यूटर प्रोग्रामों को नियंत्रित कर रहे थे। कुछ देर बाद सैम को एक कमरे में ले जाया गया। वहां उसे विशेष युद्ध कवच पहनाया गया और एक पहचान डिस्क दी गई। ये डिस्क इस दुनिया में हर प्रोग्राम और खिलाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके बाद उसे सीधे एक विशाल युद्ध मैदान में भेज दिया गया। यह डिस्क युद्ध प्रतियोगिता थी। यहाँ उसे कई खतरनाक
खतरनाक प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना था। अगर वह हारती तो उसका अंत तय था। शुरुआत में सैम बेहद डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने लड़ाई का तरीका समझ लिया। फिर उसने एक एक करके अपने विरोधियों को हराना शुरू कर दिया। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आखिरकार वह फाइनल मुकाबले तक पहुंच गई। अब उसके सामने था एक बेहद खतरनाक योद्धा, रिंसलर। रिंसलर इस दुनिया का अनुभवी और बेहद शक्तिशाली लड़ाका था। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सैम को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। कुछ ही पलों में रिंसलर ने उसे पूरी तरह काबू में कर लिया। सैम हार के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। रिंसलर अंतिम वार करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सैम पर पड़ी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सैम के शरीर से खून बह रहा था। रिंसलर समझ गया कि यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है, यह एक असली इंसान है, यानी एक यूजर। इसलिए उसने सैम को मारने के बजाय पकड़ लिया और उसे इस दुनिया के शासक के पास ले गया। जब सैम वहां पहुंची तो वह देखकर दंग रह गई। उस शख्स का चेहरा उसके पिता केविन से बिल्कुल मिलता जुलता था। एक पल के लिए उसे लगा कि आखिरकार उसे अपने पिता मिल गए। उम्मीद से भरी सैम ने तुरंत पूछा, क्या आप मुझे घर वापस ले जा सकते हैं? लेकिन जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। उस व्यक्ति ने उसकी बात ठुकरा दी। फिर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम क्लू था। वह केविन का डिजिटल रूप था, जिसे कभी केविन ने खुद बनाया था। कुछ देर बातचीत के बाद भी सैम को कोई राहत नहीं मिली। उल्टा उसे एक और खतरनाक खेल में भेज दिया गया। इस बार खेल का नाम था लाइट साइकिल ग्रिड रेस। जब सैम इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी, तब दूर खड़ी एक रहस्यमयी नकाबपोश युवती चुपचाप उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सैम में खास दिलचस्पी रखती हो। जल्द ही खेल शुरू हो गया। सैम की अपनी एक टीम थी, लेकिन उसके विरोधी कोई और नहीं बल्कि खुद क्लू और उसके साथी थे। सभी खिलाड़ियों को बेहद तेज रफ्तार वाली भविष्य की तकनीक से बनी मोटरसाइकिलें दी गई। नियम बेहद सरल था। जो खिलाड़ी सबसे अंत तक मैदान में टिकेगा वही विजेता कहलाएगा। लेकिन सैम अभी नहीं जानती थी कि यह खेल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कुछ ही देर बाद लाइट साइकिल मुकाबला शुरू हो गया। मैदान में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक एक करके हारते गए और खेल से बाहर होते गए। ये मुकाबला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। आखिरकार मैदान में सिर्फ दो खिलाड़ी बचे, सैम और क्लू। क्लू ने बिना एक पल गंवाए सैम पर हमला कर दिया। उसकी मोटरसाइकिल जोरदार टक्कर से नियंत्रण खो बैठी और सैम नीचे जा गिरी। अब क्लू अंतिम वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सैम का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी वही रहस्यमयी नकाबपोश युवती अचानक एक वाहन लेकर वहां पहुंची। उसने सैम को तेजी से अपनी गाड़ी में बैठाया और मैदान से दूर ले गई। क्लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे दोनों वहां से निकल चुके थे। रास्ते में उस युवती ने अपना परिचय दिया। उसका नाम कोरा था। कोरा सैम को एक सुनसान और सुरक्षित जगह पर बने घर में ले गई और वहीं सैम की जिंदगी का सबसे भावुक पल उसका इंतजार कर रहा था। कई सालों बाद आखिरकार उसकी मुलाकात अपने असली पिता केविन फ्लिन से हुई। पिता और बेटी एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। इतने सालों की दूरी के बाद दोनों का मिलन किसी सपने जैसा लग रहा था। रात को भोजन करते समय केविन ने सैम से पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? सैम ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ, सिर्फ एक सवाल। आप इतने सालों तक घर वापस क्यों नहीं आए? ये सवाल सुनकर माहौल गंभीर हो गया। तब केविन ने पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उन्होंने कहा कि उनका सपना एक ऐसा परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाना था जो दुनिया बदल दे। इस काम में उनके दो सबसे बड़े साथी थे, क्लू और ट्रॉन। दोनों को उन्होंने खुद बनाया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें एक बिल्कुल नई तरह की जीवन रूप जैसी डिजिटल इकाइयां मिली। इनका नाम था ISO। यही वे अद्भुत प्राणी थे जिन्हें केविन कभी चमत्कार कहा करते थे। ISO किसी ने बनाए नहीं थे, वे इस डिजिटल दुनिया में अपने आप उत्पन्न हुए थे। उनकी संरचना और क्षमताएं इतनी अनोखी थीं कि केविन को विश्वास था कि वे विज्ञान और मानवता का भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन क्लू की सोच अलग थी। क्लू पूर्णता का दीवाना था। उसके अनुसार जो भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी उसे मिटा देना चाहिए। इसलिए उसने ISO को एक गलती मान लिया। धीरे धीरे क्लू ने सत्ता हथियाने की योजना बना ली। फिर एक दिन उसने विद्रोह कर दिया। उसने केविन और ट्रॉन पर अचानक हमला कर दिया और पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। किसी तरह केविन अपनी जान बचाकर भाग निकले। लेकिन तभी वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया को जोड़ने वाला द्वार उनके पीछे बंद हो गया और उसी पल वे इस दुनिया में हमेशा के लिए फंस गए। जहां तक ट्रॉन की बात थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। केविन ने आगे बताया कि वास्तविक दुनिया में लौटने वाला द्वार सिर्फ बाहर की तरफ से खोला जा सकता है। सैम के यहाँ आने की वजह से यह द्वार अभी खुला हुआ है, लेकिन यह हमेशा खुला नहीं रहेगा। करीब 8 घंटे बाद यह फिर बंद हो जाएगा। ये सुनते ही सैम उत्साहित हो गई। उसने कहा, तो हमारे पास अभी भी काफी समय है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन केविन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। फिर उन्होंने एक और बड़ा रहस्य बताया। उनकी पहचान डिस्क वास्तव में एक मास्टर की थी, यानी वही एकमात्र चाबी थी जिससे इस दुनिया से बाहर निकला जा सकता था। यही वजह थी कि क्लू उन्हें पकड़ना चाहता था। अगर क्लू के हाथ वह मास्टर की लग जाती तो वह वास्तविक दुनिया में पहुंच जाता और फिर वह पूरी मानव दुनिया पर अपनी तथाकथित पूर्णता थोपने की कोशिश करता। केविन को पूरा विश्वास था कि एलन को भेजा गया रहस्यमयी संदेश भी क्लू ने ही भेजा था। उसने जानबूझकर सैम को यहाँ बुलाया था, लेकिन सैम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रही थी। उसका मानना था कि चाहे उसके पिता साथ आएं या नहीं,
नहीं, अगर वह किसी तरह उस द्वार तक पहुंच जाए तो एलन की मदद से बाहर से सिस्टम बंद किया जा सकता है। इस तरह क्लू को हमेशा के लिए रोका जा सकता था। लेकिन केविन जानते थे कि बात इतनी आसान नहीं है और जल्द ही सैम को भी इसका एहसास होने वाला था। कुछ देर बाद कोरा सैम के कमरे में आई। उसने सैम की मदद करने की पेशकश की। फिर उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। कोरा ने बताया कि शहर में ज्यूस नाम का एक शक्तिशाली प्रोग्राम रहता है। हो सकता है कि वही सैम को उस द्वार तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता बता सके, जहां से वह वास्तविक दुनिया में लौट सकता है। यह सुनते ही सैम ने फैसला कर लिया। वह अपने पिता की पुरानी और शानदार गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जल्दबाजी में उसने एक बड़ी गलती कर दी। शहर पहुंचने के बाद उसने अपनी गाड़ी सड़क के बीचों बीच छोड़ दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही गलती आगे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। क्लू के एजेंटों ने तुरंत उस गाड़ी को पहचान लिया। अब वे आसानी से पता लगा सकते थे कि सैम कहां से आया है, यानी केविन का छिपा हुआ घर भी अब सुरक्षित नहीं रहा था। उधर जब केविन को पता चला कि सैम गायब है तो वह चिंतित हो उठा। इतने सालों तक छिपकर रहने के बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह और नहीं छिपेगा। वह अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ सैम शहर में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात जेम नाम की एक युवती से हुई। जेम ने कहा कि वह उसे ज्यूस के क्लब तक पहुंचा सकती है। सैम के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वे एक बेहद भव्य और चमकदार क्लब में पहुंचे। यह जगह जितनी शानदार दिख रही थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। वहां सैम की मुलाकात एक अजीब और सनकी आदमी से हुई। उसका नाम था कास्टर। कास्टर ने दावा किया कि वह सैम को ज्यूस से मिलवा सकता है। सैम को लगा कि आखिरकार उसे मदद मिलने वाली है, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का पता चला। कास्टर उसे अपने निजी कमरे में ले गया और बताया कि वही ज्यूस है। इस बीच क्लू और उसके सैनिक केविन के घर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें निराशा हाथ लगी। घर पूरी तरह खाली था। केविन और कोरा पहले ही वहां से जा चुके थे। उधर क्लब में सैम ने ज्यूस से विनती की कि वह उसे उस द्वार तक पहुंचने में मदद करे। ज्यूस ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सैम को लगा कि उसकी समस्या हल हो गई, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। ज्यूस ने चुपके से सैम को धोखा दे दिया। उसने क्लू के साथ सौदा कर लिया। कुछ ही पलों बाद क्लू के सैनिक पूरे क्लब में घुस आए और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त लड़ाई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सैम पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी सही समय पर कोरा और केविन भी वहां पहुंच गए। अब तीनों मिलकर क्लू के सैनिकों का सामना करने लगे, लेकिन इस संघर्ष की कीमत भी चुकानी पड़ी। लड़ाई के दौरान कोरा का एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अलग हो गया। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए तीनों ने वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन भागते समय एक और मुसीबत आ गई। क्लू का एक सैनिक केविन की पहचान डिस्क चुरा ले गया। यही वह मास्टर की थी जिसकी तलाश क्लू को लंबे समय से थी। हालांकि तुरंत बाद ज्यूस ने उस सैनिक से डिस्क छीन ली और अपने पास रख ली। इन घटनाओं के बाद सैम और केविन के बीच बहस छिड़ गई। केविन नाराज थे क्योंकि सैम ने उनकी बात नहीं मानी थी। उनके अनुसार सैम की जल्दबाजी ने सबको खतरे में डाल दिया था। कुछ देर बाद दोनों शांत हुए और अगली योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे एक विशाल मालवाहक जहाजनुमा ट्रेन में सफर करेंगे। इसका नाम था सोलर सेलर। ये वाहन उन्हें सीधे उस द्वार की ओर ले जा सकता था। अगर सब ठीक रहा तो वे क्लू से पहले वहां पहुंच जाते। यात्रा के दौरान केविन ने कोरा के क्षतिग्रस्त हाथ की मरम्मत की। तभी एक और बड़ा रहस्य सामने आया। कोरा ने बताया कि वह आखिरी जीवित आईएसओ है, यानी उस अद्भुत जाति की अंतिम सदस्य जिसे क्लू ने लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ क्लू क्लब में पहुंच चुका था। ज्यूस ने सोचा कि अगर वह पहचान डिस्क क्लू को दे देगा तो दोनों के बीच अच्छा संबंध बन जाएगा। लेकिन क्लू किसी का दोस्त नहीं था। जैसे ही उसे अपना काम निकलता दिखा, उसने ज्यूस को भी धोखा दे दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा क्लब विस्फोट से उड़ गया। ज्यूस और जेम दोनों उसी धमाके में मारे गए। उधर सोलर सेलर पर कोरा की मरम्मत पूरी हो चुकी थी। वह दोबारा सक्रिय होकर जाग गई। इसके बाद उसकी और सैम की एक दिलचस्प बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कोरा ने बताया कि आखिर वह पहली बार केविन से कैसे मिली थी और उसकी कहानी सुनकर सैम को अपने पिता के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। कोरा ने सैम को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि बहुत समय पहले जब क्लू आईएसओ को खत्म कर रहा था तब केविन ने उसकी जान बचाई थी। अगर उस दिन केविन नहीं आते तो शायद वह भी बाकी आईएसओ की तरह नष्ट हो जाती। तभी से वह केविन के साथ रह रही थी। बातों बातों में कोरा ने एक दिल की बात भी कही। उसने बताया कि उसने कभी वास्तविक दुनिया नहीं देखी। वह हमेशा से जानना चाहती थी कि असली दुनिया कैसी दिखती है। ये सुनकर सैम मुस्कुराया। उसने कोरा को सूरज के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाते समझाते खुद ही उलझ गया। आखिर में वह सिर्फ इतना कह पाया, सूरज बहुत चमकीला होता है, इतना कि उसे सीधे देखना नहीं चाहिए। कोरा यह सुनकर हैरान भी हुई और उत्साहित भी। वह अब पहले से ज्यादा वास्तविक दुनिया देखने के लिए उत्सुक हो गई थी। लेकिन तभी अचानक सोलर सेलर का रास्ता बदल गया। जहाज अब अपनी मंजिल की ओर नहीं जा रहा था। उसे जबरदस्ती एक विशाल युद्धपोत की तरफ मोड़ दिया गया था। स्थिति को समझते ही केविन, सैम और कोरा तुरंत छिप गए। वे जहाज के माल ढोने वाले हिस्से में जाकर छिप बैठे। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो एक डरावना सच सामने आया। क्लू वहां बड़ी संख्या में प्रोग्रामों को दोबारा प्रोग्राम कर रहा था। वह उन्हें अपनी निजी सेना में बदल रहा था, यानी वह वास्तविक दुनिया पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था। इतने में
में सैम की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। रिंसलर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर तीनों समझ गए कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी कोरा ने एक साहसी फैसला लिया। उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाने का निर्णय लिया। इससे केविन और सैम को भागने का मौका मिल गया। इसी दौरान केविन को एक और चौंकाने वाला सच पता चला। रिंसलर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त ट्रॉन था, जिसे वह सालों पहले खो चुका समझता था। क्लू ने ट्रॉन को मारा नहीं था, उसने उसे पकड़कर दोबारा प्रोग्राम कर दिया था और उसे अपना वफादार सैनिक बना लिया था। यह सच जानकर केविन भीतर तक हिल गया। कुछ देर बाद पिता और पुत्र ने छिपकर क्लू का भाषण सुना। क्लू अपनी सेना के सामने घोषणा कर रहा था कि अब उसके पास केविन की पहचान डिस्क है, यानी वह मास्टर की, जिसकी मदद से वास्तविक दुनिया का द्वार खोला जा सकता था। क्लू अब जल्द ही मानव दुनिया में प्रवेश करने वाला था। ये सुनते ही केविन और सैम ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने अलग अलग रास्तों से काम करने का फैसला किया। केविन एक विमान हासिल करने जाएगा ताकि वे वहां से निकल सकें, जबकि सैम का काम था मास्टर की वापस लाना और कोरा को बचाना। केविन चुपके से प्रकाश वेग लड़ाकू विमानों के हैंगर तक पहुंच गया। वहां उसने एक सुरक्षा गार्ड को दोबारा प्रोग्राम किया। अब वही गार्ड उसकी मदद करने लगा। उसकी सहायता से केविन एक युद्धक विमान तक पहुंचने में सफल हो गया। दूसरी ओर सैम क्लू के विशाल टॉवर तक पहुंच गया। वहां उसका सामना कई सुरक्षा कर्मियों से हुआ, लेकिन इस बार सैम पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी था। उसने सभी गार्डों को हराकर रास्ता बना लिया। आखिरकार वह अपने पिता की पहचान डिस्क वापस लेने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगा, रिंसलर उसके सामने आ गया और इस बार उसके साथ कोरा भी थी, जिसे बंधक बना लिया गया था। एक बार फिर दोनों के बीच भयंकर मुकाबला शुरू हो गया। यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। रिंसलर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इस बार सैम अकेला नहीं था। कोरा ने सही समय पर उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर रिंसलर को निशस्त्र कर दिया। अब वह टॉवर के किनारे पर लटक रहा था। मौका देखते ही सैम और कोरा टॉवर से छलांग लगा गए। नीचे केविन उनका इंतजार कर रहा था। तीनों सुरक्षित रूप से एक साथ आ गए और तुरंत विमान में सवार होकर उड़ गए। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। क्लू, रिंसलर और उनकी सेना उनके पीछे पड़ चुके थे। आसमान में एक जबरदस्त पीछा शुरू हो गया। सैम विमान की मशीन अग्नों से दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहा था। वहीं कोरा अपनी शानदार उड़ान क्षमता से विमान को संभाल रही थी। दोनों ने मिलकर क्लू के लगभग सभी सैनिकों को खत्म कर दिया। अब पीछा करने वालों में सिर्फ 2 लोग बचे थे, क्लू और रिंसलर। तभी एक बेहद भावुक पल आया। लड़ाई के दौरान केविन और रिंसलर की नजरें आपस में मिली। उसे एक पल में कुछ बदल गया। रिंसलर के भीतर दबी हुई पुरानी यादें वापस लौटने लगीं। उसे याद आने लगा कि वह वास्तव में कौन है। वह क्लू का सैनिक नहीं बल्कि महान प्रोग्राम ट्रॉन था और उसकी वापसी इस पूरी लड़ाई का रुख बदलने वाली थी। उसी समय ट्रॉन की यादें पूरी तरह लौट आईं। अब उसे समझ आ गया था कि वह